ये वही चीज़ थी जिसे पुतिन खोने से सबसे ज़्यादा डरते थे, इतना कि वो इसे यूक्रेन भेजने से भी डर गए थे। पुतिन ने इसे छुपा दिया। रूस के अंदर 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई में, जिसे पुतिन ने रूसी निर्माण का सबसे शानदार नमूना बताया है, वह एक हवाई पट्टी पर छुपा हुआ था। लेकिन यूक्रेन ने पुतिन की इस बकवास को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेन ने पता लगा लिया कि पुतिन क्या छुपा रहे थे और उसे खत्म कर दिया। यूक्रेन ने उसे पूरी तरह नष्ट किया ताकि रूस उसे इस्तेमाल न कर सके। रूस के Su-57 विमान गिरा दिए गए हैं। रूस का यह झूठ भी टूट गया कि उसके नए फाइटर जेट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में हैं। हम रूस के कम ज्ञात चेल्याबिंस्क क्षेत्र जाते हैं। चेल्याबिंस्क यूक्रेन की सीमा से करीब 1700 किलोमीटर यानी 1050 मील से थोड़ा अधिक दूर है और कजाकिस्तान के यूक्रेन से ज़्यादा नज़दीक है। इस क्षेत्र में एक रक्षा औद्योगिक परिसर है जो वर्षों से पुतिन की युद्ध मशीन को सहारा देता रहा है। दूरी हमेशा इस क्षेत्र के पक्ष में रही है। यहाँ टैंकों और भारी रक्षा उत्पादन का काम हो सकता था क्योंकि पुतिन को भरोसा था कि यूक्रेन कभी भी चेल्याबिंस्क पर हमले नहीं कर पाएगा। ये वही क्षेत्र है जहाँ रूस का शारगोल हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा और दूरी का संयोजन चेल्याबिंस्क को पुतिन के लिए रूस के सबसे कीमती सैन्य उपकरणों में से एक Su-57 छुपाने की उपयुक्त जगह बनाता है। पुतिन को लगा रूस का कथित अति आधुनिक लड़ाकू विमान शारगोल में सुरक्षित रहेगा। वहाँ रूस के Su-57 का रखरखाव हो सकता था और पायलट इन्हें चलाना सीखते थे। जैसा कि सामने आया है, वे पायलट ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे और एक से ज़्यादा वजहों से Su-57 उतना खास नहीं है जितना रूस दावा करता है, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। लेकिन अभी के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रूस के अंदर 1000 मील से भी ज़्यादा गहराई में Su-57 जल रहे हैं जब यूक्रेन ने एक ऐतिहासिक लंबी दूरी की स्ट्राइक कर दी। छुपे हुए फाइटर जेट्स का पर्दाफाश हो गया है और पुतिन गुस्से में है। यूक्रेन की सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ ने 1 मई की टेलीग्राम पोस्ट में बुनियादी जानकारी दी। 25 अप्रैल 2026 को चेल्याबिंस्क क्षेत्र के शर्गल एयरफील्ड में यूक्रेन की अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेज ने कई Su-57 और एक Su-34 फाइटर बॉम्बर को निशाना बनाया, जनरल स्टाफ ने बताया। ये इतनी सामान्य बात लगती है कि ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन ने अब तक के युद्ध की सबसे उल्लेखनीय हमलों में से एक को अंजाम नहीं दिया हो। इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे यूक्रेन के लिए ये बस एक और आम दिन हो, और यही बात पुतिन को सबसे ज़्यादा डराएगी। यूक्रेन कह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, हमने आपके सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को एक अतिरिक्त हमले के साथ नष्ट कर दिया और हम फिर से ऐसा कर सकते हैं। अगर सैटेलाइट तस्वीरें मौजूद नहीं होती तो रूस शायद जल्दी से यह दावा करने की कोशिश करता कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चारगोल में हमले के यूक्रेन के दावे झूठ या प्रोपोगंडा नहीं है, वे बिल्कुल सच है। एक्सिलानोवा प्लस टेलीग्राम चैनल उन पहले चैनलों में से था जिसने 1 मई की पोस्ट में यूक्रेन द्वारा किए गए नुकसान को दिखाया, जिसमें कम से कम एक Su-57 और Su-34 को रूसी जमीन पर नष्ट दिखाया गया है। डिफेंस ब्लॉग ने भी वही तस्वीरें साझा की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये यूक्रेन के दावों के अनुरूप है और चारगोल बेस के एयरक्राफ्ट पार्किंग क्षेत्र पर सफल हमले को दर्शाती है। इस बार तुम बच नहीं सकते रूस। यूक्रेन ने वह चीज ढूंढ निकाली, उस पर हमला किया और नष्ट कर दिया जिसे पुतिन बेतहाशा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रूस के तानाशाह नेता के लिए यह काफी नहीं था। चेल्याबिंस्क पर हमला पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूसी Su-57 को ढूंढकर उसे बेअसर किया। कीव पोस्ट के अनुसार यूक्रेन ने दूसरी बार रूस के कथित तौर पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अक्षम कर दिया है। पहला मामला जून 2024 में आया था जब यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी के ड्रोन को अक्टुबिंस्क एयरफील्ड भेजा था, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 460 किलोमीटर या 286 मील दूर है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन का 2024 का हमला आंशिक रूप से सफल रहा था। मिलिट्री वॉच मैगजीन ने हमले की पुष्टि की, लेकिन कहा कि माना जाता है कि रूस का क्षतिग्रस्त Su-57 मरम्मत के बाद फिर से सेवा में लौट आया। फिर भी संदेश भेजा जा चुका था। यूक्रेन रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट को निशाना बना सकता है और हम शर्त लगा सकते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि 2026 में यूक्रेन ने
जिन Su-57 को निशाना बनाया वे यूक्रेन से 3.5 गुना से भी ज्यादा दूरी पर थे। लगता है पुतिन ने उन्हें पीछे हटाया ताकि अक्तुबिस्क जैसे हमले न हों। यह काम नहीं आया और अगर शारगल में जले हुए Su-57 के उपग्रह चित्रों को देखा जाए तो यूक्रेन ने 2024 वाली गलती दोबारा नहीं दोहराई है। रूस का कम से कम एक Su-57 बुरी तरह जल गया है और अब वापसी लायक नहीं है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार शायद एक और भी हो सकता है। हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यूक्रेन ने अप्रैल के अंत में किए गए हमले में रूस के एक Su-34 को भी मार गिराया था। यह फाइटर जेट रूस के युद्ध में Su-57 से भी अधिक अहम है। जहां Su-57 उस एयरफील्ड पर छिपा रहता है जिसे पुतिन को उम्मीद है कि यूक्रेन नहीं मार सकता, वहीं Su-34 रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ अपनी हवाई मुहिम में एक तरह से विनाशकारी हथियार साबित हुआ है। ये जेट शायद ही कभी यूक्रेन के क्षेत्र में उड़ान भरता है। रूस ने वहां से सबक लिया क्योंकि युद्ध के शुरुआती महीनों में उसने लगभग 200 विमान खोए जब यूक्रेन ने एंटी एयर डिफेंस से रूसी जेट्स का मुकाबला किया। इसलिए Su-34 को ज्यादातर यूक्रेन पर UMPK और UMPB गाइडेड बम फेंकने के लिए फ्रंट लाइन से कई मील पीछे तैनात कर दिया गया है। इन बमों की भारी संख्या यूक्रेन के शहरों और रक्षा तंत्र को बर्बाद कर सकती है। Su-34 को मार गिराने से यूक्रेन ने रूस का एक और गाइडेड बम ले जाने वाला विमान खत्म कर दिया। ये खुद में उपलब्धि है, लेकिन इससे भी बड़ी और पुतिन के लिए ज्यादा नुकसानदायक बात है कम से कम एक Su-57 का नष्ट होना। इसके दो कारण हैं, एक रूस का Su-57 पर दावा और दूसरा उसकी वास्तविकता। पहला कारण बताता है कि रूस ने अपने बेहतरीन जेट्स में से एक खो दिया। दूसरा दिखाता है कि यूक्रेन ने इस जेट को रूस के दावों से कमजोर साबित किया। आइए पहले देखें कि रूस Su-57 के बारे में आपसे क्या सोचवाना चाहता है। रूस Su-57 को अपना सबसे उन्नत लड़ाकू विमान मानता है और अगर रूस की हर बात माने तो इसे नकारना मुश्किल है। यह रूस द्वारा अमेरिकी F-22 और F-35 की टक्कर में बनाया गया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। रूस का दावा है इसमें वे सभी खूबियां हैं जो स्टेल्थ फाइटर्स को खास बनाती है। कम दिखने वाला आकार, आंतरिक हथियार कक्ष जो जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं और उन्नत एवियोनिक्स जो रूस के चौथी पीढ़ी के फाइटर्स से एक कदम आगे है। इन सभी खूबियों का प्रचार किया गया है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन इस प्रचार को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर लगी है और कहती है कि Su-57 हर मौसम व समय में हवा, जमीन, समुद्र के लक्ष्यों पर वार कर सकता है। कॉरपोरेशन के मुताबिक इन जेट्स की पहली खेप 2020 में रूसी सेना को मिली थी, जबकि Su-57 ने पहली उड़ान 10 साल पहले भरी थी। क्या ये देरी रूस के 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट की समस्याओं की ओर इशारा करती है? हमें इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। इन सब के अलावा आर्मी रिकॉग्निशन ये भी बताता है कि Su-57 में लंबी और छोटी दूरी की लड़ाइयों के लिए क्रमशः R-77M एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइलें और R-74M 2 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती है। टैक्टिकल, स्टेल्थ क्रूज, एंटीशिप मिसाइलें और गाइडेड बम Su-57 में लोड किए जा सकते हैं, जैसे रूस Su-34 से करता है। Su-55-7 अपने सभी हार्ड पॉइंट्स पर लगभग 10,000 किलोग्राम 22,000 पाउंड हथियार ले सकता है। मैक 2 की टॉप स्पीड और मैक 1.3 सुपर क्रूज स्पीड के साथ ये जितना हथियारों से लैस है उतना ही तेज भी है। अब मान लेते हैं कि Su-57 उन सभी दावों पर खरा उतरता है जो रूस ने इस जेट के बारे में किए हैं। अगर ऐसा है तो यूक्रेन ने हवाई क्षमता के लिहाज से रूस के सबसे बेहतरीन जेट को ही मार गिराया है। करीब 100 से 120 मिलियन डॉलर की यूनिट लागत के साथ Su-57 रूस के युद्ध बजट पर काफी बड़ा असर डालता है और यूक्रेन ने एक झटके में ही यह सब खत्म कर दिया है। यूक्रेन ने यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि रूस का कथित रूप से घातक फाइटर जेट, जिसके खिलाफ यूक्रेन के पास ज्यादा रक्षा नहीं होनी चाहिए थी, वह कभी भी यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में उड़ान नहीं भर सके। लेकिन Su-57 वास्तव में यूक्रेन में उड़ ही नहीं रहे थे। पुतिन ने रूस के आधुनिक फाइटर जेट्स यूक्रेन से दूर क्यों छुपाए हैं, इसके बड़े कारण हैं जिन्हें आप जानेंगे। इससे पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है।
ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। हमने छुपाया नहीं कि Su-57 उतना अच्छा नहीं है जितना बताया गया। यूक्रेन ने अप्रैल में रूस के फाइटर जेट को गिराया था और उससे बहुत पहले ही यह संकेत मिल चुके थे कि यह एक महंगा लेकिन नाकाम प्रोजेक्ट था। भारत ने Su-57 को लेकर कई शुरुआती चेतावनियां दी थी। कई सालों तक भारत और रूस ने मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की परियोजना पर काम किया। वो जेट अंततः Su-57 बन गया, लेकिन भारत ने 11 साल की डील पूरी होने से पहले ही हाथ खींच लिया, जबकि रूस का जेट 2020 में सेवा में आया। भारत 2018 में इस परियोजना से पीछे हट गया था और उसी साल अप्रैल तक उसने Su-57 परियोजना से पूरी तरह किनारा कर लिया था। वापसी से पहले 2 साल बहुत तनावपूर्ण थे। Su-57 में वे तकनीकी क्षमताएं जिनकी भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से उम्मीद थी, नहीं थी। रूस तकनीक हस्तांतरण में देरी और लागत साझा करने की योजनाओं पर बहस कर चीजें अटका रहा था। भारत के लिए Su-57 परियोजना एक असफलता रही, क्योंकि इस पर बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन यह अमेरिका के मुकाबले वह स्टेल्थ लड़ाकू बढ़त नहीं दे सका जिसका वादा किया गया था। परियोजना को अपने दम पर पूरा करने के बाद रूस ऐसा लग रहा था कि वह भारत को फिर से इस परियोजना में शामिल करने के कगार पर है। अब जब जेट सेवा में आ गया, भारत की रूस से कुछ Su-57 खरीदने की योजना थी। मार्च 2026 तक ये योजनाएं लगभग विफल हो चुकी थी। भले ही रूस ने बोनस, नया इंजन और बिना लाइसेंस वाला वेरिएंट पेश किया था। भारत ने कहा कि Su-57 अभी 5वीं पीढ़ी के फाइटर के मानक पर नहीं है, इसलिए मना कर दिया। उसने अपनी पूंजी अपने AMCA फाइटर और टेम्पेस्ट या FCAS 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम्स में लगाना चुना। पुतिन को लगातार 12 करारे झटके झेलना पड़ा। भारत Su-57 खरीद से बाहर हुआ। अब वो जिन 2 छठी पीढ़ी की परियोजनाओं में शामिल होना चाहता है, उनका नेतृत्व रूस के दुश्मन देश कर रहे हैं। इटली, जापान और UK टेम्पेस्ट पर काम कर रहे हैं। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस FCAS संभाल रहे हैं। रूस ने एक संभावित सहयोगी और पैसे का स्रोत खो दिया, क्योंकि Su-57 वैसा फाइटर नहीं है जैसा रूस कहता है। भारत के हटने के बाद Su-57 के पुराने और अविश्वसनीय इंजन की बातें सामने आई। शायद इसी कारण रूस ने भारत को नया इंजन ऑफर कर डील को आकर्षक बनाना चाहा। F-22 और F-35 की तुलना में Su-57 कहीं भी उतना स्टेल्थी नहीं है। एविएशन गीक क्लब की रिपोर्ट के मुताबिक रडार रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर को 6 से 10 गुना अधिक दूरी से पकड़ सकते हैं। अमेरिका के प्रमुख फाइटर जेट्स की रडार क्रॉस सेक्शन भी Su-57 की तुलना में 1000 से 10,000 गुना तक छोटी है। असल में Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का नहीं, बल्कि 4.5 पीढ़ी का फाइटर ज्यादा लगता है, और रूस को इसकी जरूरत भी शायद ना हो, क्योंकि उसने इसी तरह की भूमिका निभाने के लिए Su-35 का इस्तेमाल किया है। शायद यही वजह है कि रूस ने ज्यादा Su-57 नहीं बनाए हैं। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार सेवा में Su-57 के 30 से कम विमान हैं और चेल्याबिंस्क में यूक्रेन की कार्रवाई के बाद अब उड़ान भर सकने वाले विमानों की संख्या एक और कम हो गई है। अब सवाल है कि रूस के लिए इसका क्या अर्थ है। यूक्रेन द्वारा Su-57 गिराना पुतिन के लिए शर्मनाक है। अगर ये जेट वैसा है जैसा रूस कहता है, तो यूक्रेन के हमले ने इसे पूरी तरह बेखबर हालत में पकड़ लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हवा में Su-57 को किसी भी चीज का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए था। जमीन पर रूस को इसे हर समय सुरक्षा देनी चाहिए थी, न कि इसे खुले में खड़ा करना चाहिए था, जहां इसे निशाना बनाया जा सकता है या छेड़छाड़ की जा सकती है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर हों या कुछ और, रूसी अक्षमता इतनी उजागर हो चुकी है कि पुतिन अपने बचे बाल भी नोच लेंगे। दूसरी ओर पुतिन इस बात से अपमानित है कि वह Su-57 को यूक्रेन से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह जेट वह काम नहीं कर सकता जिसके लिए इसे बनाया गया था। स्टेल्थ फाइटर एक अहम सैन्य संसाधन होता है। हमने यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान में देखा था, जब अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क को पार कर गए थे, जिसमें कम से कम कुछ हिस्सा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का भी था। पुतिन को रूस के छोटे Su-57 बेड़े का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अहम ठिकानों को नष्ट करना चाहिए। यूक्रेन ने बताया कि पुतिन रूस के नए एयरफ्रेम्स को 1000 मील से भी ज्यादा दूर छुपा कर रखते हैं,
क्योंकि वह उनसे शर्मिंदा है। इनमें से कोई भी स्थिति पुतिन के लिए ठीक नहीं। एक बेहद कीमती संपत्ति चाहे जितना भी घिसा हो खो गया है। हालांकि सु-57 और अन्य लड़ाकू विमान खोना दुखद है, रूस के सामने इससे भी बड़ी समस्या है। जो बात व्लादिमीर पुतिन को सच में गुस्सा दिलाएगी वो ये है कि किसी को भी ठीक ठीक नहीं पता कि यूक्रेन ने रूस के अंदर 1000 मील से भी ज्यादा गहराई में इतनी सटीक और विनाशकारी हमला कैसे कर दिया। यूक्रेन ने यह पुष्टि नहीं की है कि यह कैसे किया गया। जनरल स्टाफ की रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए हथियारों का कोई जिक्र नहीं है, जिससे तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्या यह तोड़फोड़ हो सकती थी? मुमकिन है। यूक्रेन का इतिहास रहा है कि वह रूसी विमान अड्डों में घुसपैठ करने के लिए पार्टीजन समूहों का इस्तेमाल करता है ताकि वे लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सके। असल में ये हाल ही की बात है, क्योंकि ठीक ऐसा ही दिसंबर 2025 में लिपेत्स्क के एक सैन्य हवाई अड्डे पर हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम रूस में है। यूक्रेन की ओर से काम कर रहे पार्टीजन ने एक घटना में 230 मल्टीरोल फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया, जिसे रूस ने अज्ञात कारणों से लगी आग बताकर टालने की कोशिश की थी। इस हमले में यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय की भूमिका थी। योजना में 2 हफ्ते लगे। हमने शायद चेलियाबिंस्क में भी कुछ ऐसा ही देखा है, और इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन का खुफिया और तोड़फोड़ करने वालों का नेटवर्क रूस के अंदर इतनी गहराई तक पहुंच चुका है जितनी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब पुतिन अपने सु-57 विमानों को कहां छुपा पाएंगे? चाहे वे कहीं भी जाएं, यूक्रेन के पास जमीन पर ऐसे पार्टीजन हो सकते हैं जो बस देख रहे हैं और हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे तो यूक्रेन के इस चौंकाने वाले हमले में ड्रोन या मिसाइलें पसंदीदा हथियार रही होंगी। पहली नजर में दोनों ही संभव नहीं लगते। यूक्रेन ने मिसाइल और लंबी दूरी के ड्रोन दोनों मोर्चों पर काफी तरक्की की है, लेकिन जैसा कि कीव पोस्ट बताता है, उसके पास ऐसी कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं है जो रूस के इतने अंदर तक जा सके जितना चेलियाबिंस्क तक पहुंचने के लिए जरूरी होता। पर यूक्रेन के पास एक चीज है जो ये कर सकती है। ये ना ड्रोन है न मिसाइल, बल्कि दोनों का हाइब्रिड है, और इसमें इतना शक्तिशाली हथियार है कि सीधे वार से सु-57 को नष्ट कर सकता है। हम फ्लेमिंगो की बात कर रहे हैं, जो यूक्रेन की लंबी दूरी की ड्रोन और क्रूज मिसाइल तकनीक का बेहतरीन मेल है और रूस के सु-57 तक आसानी से पहुंच सकता है। यह 3000 किलोमीटर या लगभग 1860 मील तक जा सकता है, और मार्च तक यह 1400 किलोमीटर या 859 मील की दूरी पर भी सटीक साबित हो चुका था। 1000 किलोग्राम या 2200 पाउंड पेलोड वाला फ्लेमिंगो इतना शक्तिशाली है कि ये सुरक्षात्मक संरचनाएं नष्ट कर सकता है और एयरफ्रेम के नीचे गड्ढे छोड़ सकता है। दिलचस्प यह है कि यही ताकत फ्लेमिंगो को बाहर भी कर सकती है। हमने पहले जो सैटेलाइट तस्वीरें साझा की थी, उनमें वे इम्पैक्ट क्रेटर दिखाई नहीं देते जो हम फ्लेमिंगो के इस्तेमाल होने पर देखने की उम्मीद करते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूक्रेन ने फ्लेमिंगो का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यूक्रेन कुछ भी नहीं कह रहा है, तो इस समय सब कुछ सिर्फ अटकलें ही हैं। यूक्रेन ने अपने हमले का श्रेय मानव रहित सिस्टम बलों को दिया, जिससे और सवाल उठते हैं। अगर पारंपरिक ड्रोन से विस्फोटक पहुंचाना असंभव है, जैसा कीव पोस्ट और एक्सेलेनोवा प्लस कहते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? क्या यूक्रेन के पास कोई नई तरह का लंबी दूरी वाला ड्रोन है जिसे उसने अभी तक उजागर नहीं किया है? क्या मानवरहित सिस्टम बलों और जमीनी तोड़फोड़ करने वाले रूस के अंदर से लॉन्च ड्रोन से रूसी फाइटर जेट्स पर मिलकर हमला कर रहे थे? हम शायद कभी ना जान पाएं। यही यूक्रेन की समझदारी है। जब इस चाल का भविष्य में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसे उजागर करने की क्या जरूरत है? शायद यह पुतिन के लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा, जैसे उनके सु-57 के अपमान के साथ हुआ था। अब रूस के नेता के सामने दोहरी समस्या है। यूक्रेन ने अब रूस के अंदर इतनी दूर तक पहुंचने और पुतिन की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। अगर सु-57 को नुकसान तोड़फोड़ से हुआ, तो रूस की खुफिया एजेंसियां यूक्रेनी जासूसों और उनके सहयोगियों को पकड़ने में नाकाम रहीं। अगर ये फ्लेमिंगो था जो बरसा, तो रूस की वायु रक्षा प्रणाली, जो कि साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण बेस पर थी, या तो अपना काम नहीं कर पा रही है या फिर वे वहां थी ही नहीं। अब पुतिन को उस मलबे से गुजरना होगा जिसे वे छुपा हुआ और यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित मानते थे, लेकिन जिसे उसकी ऊंची लागत के कारण अभी बदला नहीं जा सकता। जैसा कि यूक्रेन में कई बार हुआ है, पुतिन गलत साबित हुए हैं। यूक्रेन रूस के लिए तोड़फोड़, लंबी दूरी के हमले या अन्य तरीकों से हालात और बिगाड़ेगा। यूक्रेन ने 1000 मील से अधिक गहराई में घुसपैठ की है
अब रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं। साफ कहूं, पुतिन को यह संदेश पहले ही मिल जाना चाहिए था। यूक्रेन की रूस के खिलाफ लंबी दूरी की रणनीति 2026 में तेज हुई है और ये रूस के 5वीं पीढ़ी वाले लड़ाकू विमानों से कहीं ज्यादा को तबाह कर रही है। तेल लगातार निशाने पर है। यूक्रेन ऐसी आग बरसा रहा है जिसे रूस नहीं बुझा पा रहा। इस भीषण आग ने रूस की कुछ सबसे अहम तेल सुविधाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पुतिन की आर्थिक जीवन रेखा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। और जानने के लिए हमारा वीडियो देखें, जिसमें रूस के तेल के खिलाफ यूक्रेन के हालिया अभियान को दिखाया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन के रूसी क्षेत्र पर हमलों की ताज़ा जानकारी मिले। देखने के लिए धन्यवाद।